नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुराग है और राइज सिविल सर्विस के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, चालीसा की सीरीज में डिस्कशन का जो सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रही है, उसमें से 3 पेपर आज तक अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 का सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है, सेकंड में आपका एथिक्स है और जो थर्ड पोर्शन है उसमें अपन इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, 15 शब्द का क्वेश्चन है ये, और 15 शब्द के क्वेश्चन में साथियों अपन देखेंगे कि ये बात करता है किसकी, अहीर वाटी की। अब अहीर वाटी का बात करें तो जैसा कि मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन जो है वो आपका ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब क्वेश्चन जो है वो आपका कैसा है, ये बिल्कुल खुला हुआ क्वेश्चन है, ना तो इसमें पूछा है क्या है क्यों है, तो आपको अपने अनुसार इसमें ज्ञान डालना है। जैसे क्या है, राठ रीजन, राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, बोली है ना। अब ये कहाँ पर आएंगे, राठ में क्या क्या आता है बच्चों, राठ में कुछ तो भाग आएगा आपके अलवर का, बहरोड वाला जो क्षेत्र है। जयपुर का आता है कोट पुतली, जो आज अब खुद का भी क्या बन चुका है, एक नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और तीसरा इसमें आता है कुछ हरियाणा का क्षेत्र। तो राजस्थान हरियाणा की सीमा पर लगने वाले अलवर, कोटपुतली इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाने वाली लोकल भाषा जो कौन बोलता है, अहीर वाटी है। जाहिर सी बात है कि अहीर जो लोग हैं, अहीर का मतलब कौन हो गया, यादव वंशी अहीरों के द्वारा इसको बोला जाता है। ये इतना फैक्ट्स आपको इसमें डालना है। फिर आते हैं आपके कन्हैयालाल सेठिया। देखो, राजस्थान के जो आधुनिक जो रचनाकार हैं, आधुनिक जो राइटर्स हैं, उनमें से एक फेमस नाम आता है कन्हैयालाल सेठिया का। कौन कौन सी है इनकी किताब, अब इनसे आपसे किन्हीं 4 कृतियों की बात कर रहा है, रचनाओं की बात कर रहा है। आप लीलटास डाल सकते हैं इसमें, बहुत फेमस जो है वो क्या है, इनकी रचना है। लीलटास के अलावा क्या डाल सकते हो बच्चों, इसके अलावा आप मींझर डाल सकते हैं, बहुत फेमस रचना है इनकी। मींझर के अलावा आप इसमें डाल सकते हैं, किसके बारे में बात कर सकते हैं, मींझर के अलावा अपन डाल सकते हैं रमणियारा सोरठा, और किसकी बात कर सकते हैं आप इसमें, इस पे आप डाल सकते हैं किसके बारे में, सतवाणी, है ना। और 4 हो गई, और डाल दीजिए आप मायडरो हेलो। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 4-5 नाम जो भी आपको याद है वो लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक जो रचनाकार हैं, इतिहासकार हैं, उनके नाम, उनके रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब देखिए, गलावैत, ये किसका है, बागड़ का शब्द है, बागड़ भाषा का शब्द है, बागड़ बोली का शब्द है। गलावैत का, गलालैंग का मतलब हो गया गुलाब सिंह। तो ये किसकी बात है, गुलाब सिंह जो है वो, इनको क्या माना जाता है, बागड़ क्षेत्र में गुलाब सिंह को क्या माना जाता है, लोक देवता के रूप में प्रचलित है। और इनके जो लोकगीत हैं, लोकगीतों में इनको गला लैंग के नाम से उल्लेखित किया जाता है। इतनी बातें आपको इसमें डालनी थी। तो बागड़ क्षेत्र आना चाहिए, लोकगीत आने चाहिए, लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। एक और डाल सकते हैं, तंबूरा जो है वो बजाया जाता है जब क्या किया जाएगा, इनके लोकगीत गाए जाते हैं। दूसरा, जोगी फैमिली, जोगी जो परिवार है, समुदाय है, वो करते हैं। एक अमरनाथ जोगी जी हैं जिन्होंने इसको प्रारंभ किया था। तो कुछ आप डाल सकते हैं कि अमरनाथ जोगी ने प्रारंभ किया, जोगी समुदाय करता है, तंबूरा बजाया जाता है। कहाँ के हैं, बागड़ क्षेत्र के लोक देवता है, लोकगीत के रूप में इनका याद किया जाता है, इनको याद किया जाता है। आगे देखते हैं, राजस्थानी भाषा के किन्हीं 4 नीति परक साहित्य। नीति परक का मतलब होता है जो नीतियों को दर्शाते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोई भी डाल दीजिए। जैसे राजियारा सोरठा, जनरली क्या आएंगे इसमें, सोरठा आएंगे, राजियारा सोरठा। दूसरा क्या जाएगा बच्चों, हुणिये, हुणियेरा सोरठा। और क्या जाएगा इसमें, इसके अलावा इसमें आ जाएंगे आपके रमणियारा सोरठा, और रमणियारा के अलावा क्या डाल सकते हैं, मोतियारा सोरठा। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थानी संदर्भ में द्वावैत क्या होता है। अब ये द्वावैत जो है बच्चों, देखो साथियों, जब हम द्वावेद की बात करेंगे तो द्वावेद क्या हो जाएगा, ये डिंगल गद्य की विधा है। डिंगल और पिंगल, आपको आगे भी एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। डिंगल गद्य की एक विधा है
और इस विधा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, डिंगल गद्य की एक विधा है जिसमें उर्दू फारसी शब्दों का उपयोग होता है। तो डिंगल गद्य की एक विधा उर्दू फारसी शब्दों का अधिक उपयोग, उर्दू फारसी शब्दों का अधिक उपयोग। और क्या जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा वीर एवं श्रृंगार रस, वीर रस एवं श्रृंगार रस दोनों रचनाएं देखने को मिलती हैं। इतना लिखेंगे हो जाएगा। राव जैतसिरो छंद। अब जो राव जैतसी कहाँ के हैं पहले आप ये समझिए। राव जैतसी हैं आपके बीकानेर के, और ये जो छंद है राव जैतसिरो छंद, ये लिखा है किसके द्वारा, आप इनको जानते हैं फेमसली, बीटू सूजा हैं। कौन है ये, बीटू सूजा के द्वारा लिखा गया है। तो आप लिखेंगे बीकानेर के शासक राव जैतसी एवं बाबर के पुत्र कौन है, कामरान के मध्य राती घाटी का युद्ध, ब्रैकेट में डाल सकते हो आप पीरियड बच्चों 1534 का उल्लेख बीठू सूजा कृत, बीटू सूजा ने इसको लिखा है। किसका कृत हो जाएगा, बीटू सूजा लिख रहे हैं, राती घाटी के युद्ध के बारे में उल्लेख करता है, 1534 का ये युद्ध हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, जॉर्ज अब्राहम ग्रेडसन के अनुसार राजस्थानी भाषा के 5 विभाजन, सिंपल सा इनका है, ये पूर्व की बात करता है, ये पश्चिम की बात करता है, ये मध्य की बात करता है, और उत्तर की बात करता है, और दक्षिण की बात करता है। मतलब ये क्या क्या कह रहा है, पश्चिम राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान या पूर्वोत्तर राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थानी के अलावा क्या आ जाएगा आपके मध्य पूर्वी राजस्थानी, और अंत में क्या जाएगा आपके दक्षिणी राजस्थानी। कुल मिलाकर 5 भागों में ये बांटता है, आप इनको डाल सकते हैं। गौडवाड़ क्षेत्र कौन सा आता है, देखो एक जगह है अहोर, कहाँ पड़ता है, जालौर में, और एक जगह है आपकी बाली, कहाँ पड़ता है ये, पाली में। तो अहोर, जालौर और बाली, पाली के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है गौडवाड़, और यहाँ पर जो बोली जाएगी वो कौन सी हो जाएगी बच्चों, गौडवाड़ी। एक कोई रचना डाल सकते हो, जैसे बीसल देव रासो किसमें लिखी गई है, बीसल देव रासो जो है वो लिखा गया है आपका गौडवाड़ी में, हो गया एग्जाम्पल। आगे देखो, जान कवि कहाँ के हैं ये, सीकर का एक क्षेत्र है फतेहपुर, और फतेहपुर के ये हैं आपके जान कवि, जिनका वास्तविक नाम मूल नाम हो जाएगा नियामत खान। तो नियामत खान, जिनको प्यार से अपन क्या जानते हैं, जान कवि के नाम से, इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं करी हैं, उनके बारे में आप डाल सकते हैं। इन्होंने 1614 से लेकर 1664 तक क्या किया है, कायम खा रासो, और किसकी बात करेंगे, बुद्धि सागर इत्यादि जो ग्रंथ है उनकी रचना की है, इनको डाल देंगे अपन। आगे देखते हैं बच्चों, राजस्थानी भाषा की किन्हीं 4 साहित्यिक कृतियों या साहित्यिक पत्रिकाओं के नाम बताने हैं। ऐसी 4 पत्रिकाएं जो साहित्यिक है, अब देखो ऐसी बहुत सारी हैं, डाल दीजिए। एक तो है जागती ज्योत, है ना, और क्या जाएगा बच्चों, माणक आ जाएगा, माणक के अलावा क्या जाएगा, मरु वाणी आ जाएगा, और क्या जाएगा इसके अलावा, हरावल आ जाएगा, और क्या जाएगा, वातायन आ जाएगा, और एक फेमस है ओलियू। ये काफ़ी हैं आपके लिए, आप इसमें से कोई भी 4 डाल सकते थे। आगे देखते हैं, डिंगल और पिंगल में अंतर। डिंगल और पिंगल सिंपल है, पश्चिमी राजस्थानी को दर्शाने वाली जो बोली है, जो राइटिंग शैली है, वो डिंगल में आती है। पूर्वी राजस्थानी का कुछ पुट मिले तो क्या बन जाएगी वो आपकी बच्चों, पिंगल बन जाएगी। ठीक है, अब और क्या डाल सकते थे इसमें, इस पे गुजरात का प्रभाव है या गुजराती भाषा का प्रभाव है, और इस पर किसका मिल जाएगा आपको, ब्रज भाषा का प्रभाव मिल जाएगा।
और क्या आ जाएगा, बेली, किशन, रुक्मणीरी, सगत रासो, राव जैतसिर और संद, वो सब किस में आएंगे, आपके डिंगल में आएंगे। पृथ्वीराज रासो, वंश भास्कर, कुमांड रासो, ये सब किस में आ जाते हैं बच्चों, पिंगल में आ जाते हैं। वीर रस ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, डिंगल में। पश्चिम में ज्यादा वीर रस है और पूर्व में क्या मिलेगा आपको, श्रृंगार रस। ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं संत साहित्य। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपका कितने का था, पहले वाला भी 5 का था, ये जो क्वेश्चन है ये भी 5 का है। संत साहित्य राजस्थानी भाषा का अमूल्य धरोहर है। अब संतों ने जितने भी लोक संत हुए, आपने हर किसी के बारे में नाम सुना होगा, जैसे जाम्भोजी, क्या नाम है, सिंबूदड़ा एवं कौंडा, 2 ग्रंथ हैं इनके। दूसरे कौन आ जाएंगे यहाँ पर, दूसरे डाल दीजिए। दूसरे आ जाते हैं आपके दादू दयाल जी, और दादू दयाल जी के क्या है, इनके जो ग्रंथ है उनका नाम है दादू जीरा दोहा, और दूसरा क्या आ जाता है, दादू जीरी वाणी। तो ये इसमें आ जाएगा। और तीसरा देखें, दादू दयाल के अलावा बच्चों मीरा, सत्य बाबा जी नूरी सुनो, मीरा मीरारी गरीबी, हाँ रुक्मणी मंगल, ये सब किसकी हैं, मीरा जी की हैं। और डाल दीजिए। इसके अलावा आपने माव जी का नाम सुना होगा। माव जी के जो ग्रंथ हैं उनको चोपड़ा बोलते हैं। कब खोलते हैं चोपड़ा को, दिवाली पर खोला जाता है। ऐसे आप सारे ग्रंथों के बारे में चर्चा करके इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य पर विभिन्न कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं एवं विषयों का प्रभाव रहा है। राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा पर चर्चा करो। अब देखो राजस्थानी साहित्य पर बहुत समयों में कार्यक्रम क्या विभिन्न कालों में रहा है। जैसे प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में एक तो अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको कि जो प्राचीन काल है ये रहेगा आपके 1050 से लेकर 1450 तक का जो समय है वो इसमें आ जाएगा। जैसे इसमें कौन आ जाएंगे, ये वीर गाथा का काल है। वीर गाथा मतलब जो राजा हैं उनकी वीर गाथाओं का उल्लेख किया जाएगा। जैसे इसमें सबसे फेमस आ जाते हैं आपके श्रीधर व्यास, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। श्रीधर व्यास जो है वो आपके प्रमुख लेखक हैं जो इस टाइम पर क्या लिखेंगे, रणमल छंद की रचना करेंगे। इसके अलावा क्या आ जाएगा, पूर्व मध्यकाल आ जाएगा, है ना। और पूर्व मध्यकाल बच्चों कब से कब तक रहेगा, पूर्व मध्यकाल की जो अवधि है वो 1450 से लेकर 1650 तक की हो जाएगी। इसमें देखो कौन कौन आ जाएंगे, मीराबाई आ जाएंगी, पृथ्वीराज राठौड़ आ जाएंगे जो बेली कृष्ण रुक्मणी लिख रहे हैं। इसके अलावा माधुदास दड़वाडिया की राम रासो आ जाएगी, ईसरदास की हरिरस आ जाएगी, इत्यादि जो है वो इस पीरियड में आ रहे हैं। एक बार इनको मिटा रहा हूं, याद रखना है आपको। और कौन आ जाएगा इसके अलावा जब मैं बात करूंगा मध्यकाल की तो मध्यकाल को एक बार देखते हैं। हाँ, मध्यकाल 1650 से प्रारंभ हो रहा है मध्यकाल और ये लगभग कब तक चलेगा बच्चों, 1850 तक चलेगा। कौन कौन आते हैं इसमें, मुख्य जो कलाकार हैं इनको एक बार देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे किसकी, इसमें आपके आ जाएंगे श्रृंगार रीति और नीति परक जो ग्रंथ है वो लिखे जाएंगे। कवि मंचराम आ जाएंगे, जिनकी बुक का नाम है रघुनाथ रूपक। और कौन आ जाएंगे, इसके अलावा चकरियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मूर्तियारा सोरठा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आएगा आपका आधुनिक, और आधुनिक में कौन है, जो 1850 के बाद वाले हैं। जैसे आपको अभी इसमें से एक तो आए थे सूर्यमल मिश्रण, इसमें आ जाएंगे, कन्हैयालाल सेठिया इसमें आ जाएंगे, है ना। ये सब मारवाड़ के कवि राजा बाकीदास आ जाएंगे, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे देखिए, राजस्थानी साहित्य में लोक साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। अब विशेषताएं हैं तो काफी सारी विशेषताएं हैं, जैसे क्या क्या हो सकती हैं। लोक साहित्य के लिए डाल सकते हैं कि इसमें लोक अभिव्यक्ति को दर्शाया जाएगा, लोक मूल्य, नैतिक मूल्य, रीति रिवाज, आदर्श, विश्वास आदि सभी को दिखाया जाता है। अरे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करते हैं पन्नाधाय की, हम बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ की। अरे भाई ये सब मूल्य तो दर्शा रहे हैं। और कौन आ जाएगा इसमें, लोक साहित्य की शैली अधिक कलिष्ठ होती है, कलिष्ठ का मतलब अधिक कठिन होगी, और सरल व अलंकरण रहित होती है। दूसरा, अधिकतर लोक साहित्य के साहित्यकार और रचनाकार अज्ञात हैं, मतलब जो कॉमन जिन्होंने लिखा है वो अज्ञात हैं। और क्या हो जाएगा, लोक साहित्य में जनमानस की संस्कृति का दर्शन होता है, और लोक साहित्य लिखित न होकर प्राय मौखिक रूप में होता है। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगी फ्रेमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय धारा के विकास पर एक लघु लेख लिखना है। पार्ट सी है, बड़े क्वेश्चन है, बड़े आप कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा,
10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय धारा की बात में बात करना है। अब देखो, जब साहित्य की बात करेंगे और इसको राष्ट्रीय धारा से जोड़ने की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे इसमें, आप बड़े बड़े जो नेता हैं उनके नाम, बड़े बड़े जो लेखक हैं उनके नाम डाल सकते हैं। जैसे सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, है ना। जैसे क्या क्या है इनकी रचनाएं, वंश भास्कर है, और कौन सी आ जाएगी बच्चों, वीर सतसई आ जाएगी। इसी प्रकार जोधपुर के कविराज या मारवाड़ के कविराज जो है वो बांकीदास, आशिया की बात करेंगे, है ना। और कौन डाल सकते हो आप इसमें, इसके अलावा शंकरदान सामोर की बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे बांकीदास जी की रचनाएं फेमस, आयो, अंग्रेज मुल्क के ऊपर, इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल डालेंगे। फिर एक फेमस आते हैं केसरी सिंह बारहट, जो चेतावनी चुंगटिया की रचना कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपको डालना है। फिर आते हैं युवा में मनुज देपावत, और ये जो मनुज देपावत हैं ये क्या कर रहे हैं, मनुज जो देपावत हैं ये वास्तव में अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध ओजस्वी वाणी में क्या लिखते हैं, उदयराज उज्ज्वल, हरीश बादानी इत्यादि जो है वो और भी व्यक्ति हो जाएंगे जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन, पार्ट सेकंड, द्वितीय पार्ट है ये, और पेपर सेकंड का क्या हो जाएगा, पार्ट ए है ये। पार्ट ए का मतलब हो गया बच्चों एथिक्स की बात करेंगे, और एथिक्स में भी पार्ट ए में आ जाएंगे आपके कौन से 15 शब्द वाले। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, गांधीवादी नीति शास्त्र के अनुसार एक सत्याग्रही में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब देखो गुण की बात है, और गांधी जी सत्य की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, है ना। गांधी जी के जो गुण है वो सब इसमें डाल दीजिए। शांति की बात कर रहे हैं, विनम्रता की बात कर रहे हैं, है ना। और किसकी बात कर रहे हैं, आत्म त्याग की बात कर रहे हैं, सामान्य त्याग या सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं, विचारों पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। ऐसे काफी सारे आप क्या डाल सकते हो, इनके एग्जाम्पल डाल सकते हो, इतने सारे गुणों की चर्चा कर सकते हो। फिर आता है गांधीवादी नीति शास्त्र में सत्याग्रह को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। सत्याग्रह कैसे कहते हैं, जो सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न, सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न, शोषण के खिलाफ शुद्धतम होकर आत्मबल का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है बच्चों, सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट ना पहुंचाने का क्या होता है, एक विधि कहलाती है। गांधी जी का सत्याग्रह है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में स्थित प्रज्ञ होना क्या होता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो राग, द्वेष, प्रसन्नता, दुख, लगभग सभी परिस्थितियों में क्या रहता है, समान रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अपन स्थित प्रज्ञ। तो ऐसा व्यक्ति यदि प्रशासनिक उत्तरदायित्व में जाएगा तो क्या करेगा, कर्तव्यनिष्ठ होकर ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, है ना, समाज के प्रति, समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगा, ये इसमें आ जाएगा। आगे देखते हैं, लोक संग्रह का मतलब, लोक का मतलब हो गया संसार, संग्रह का मतलब हो गया सुरक्षा। अब ये जो लोक संग्रह है इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर संसार से मतलब केवल मानव मात्र नहीं है, संसार में प्रकृति भी आएगी, संसार में जीव जंतु भी आएंगे। प्राणी मात्र के प्रति सुरक्षा की भावना रखना ही क्या कहलाएगा, आपका लोक संग्रह के अंतर्गत आएगा। उनका कल्याण सुनिश्चित करना लोक संग्रह के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, प्रकृति के संबंध में गांधी जी के विचार क्या है। अब एक फेमस सा कोट है गांधी जी का, सुना होगा आप लोगों ने, कि देयर इज प्लेंटी ऑन अर्थ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ह्यूमन नॉट द ग्रीड। मतलब मानव की जो मांग है, मानव की जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने के लिए प्रकृति में काफी कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसकी ग्रीड, लालच को पूरा करने की जो संभावना नहीं है, ये गांधी जी का है। गांधी जी के अनुसार जीवन के 7 पाप कौन कौन से हैं। अब देखो 7 पाप, आपका ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है आरपीएससी में, आपसे पूछा था कि 7 पाप कौन कौन से हैं। जैसे क्या क्या आ जाएंगे इसमें, श्रम विहीन क्या हो जाए, संपत्ति हो जाए, या फिर विवेक विहीन आनंद की बात करें, मानवता विहीन क्या हो जाएगा बच्चों, विज्ञान, चरित्र विहीन शिक्षा, सिद्धांत विहीन राजनीति, नैतिकता विहीन व्यापार, त्याग विहीन पूजा। ये सब किस में आते हैं, गांधी जी के 7 सिंस या 7 पाप में आते हैं।
अनासक्ति योग क्या होता है? अनासक्ति योग किसमें परिभाषित किया गया है? श्रीमद् भागवत गीता में। और इसके अनुसार क्या हो जाएगा? राग द्वेष से संतृप्त हो जाना, राग द्वेष से असंतृप्त होकर कार्य करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? अनासक्त। और ऐसी प्रक्रिया अनासक्ति योग है। महात्मा गांधी ने गीता के श्लोकों का अनुवाद करके अनासक्ति योग की जो है वो क्या किया है? नाम दिया है। और यही बताते हैं कि कर्तव्य कर्म करते समय निष्प्रय भाव से चले जाना ही क्या कहलाएगा? अनासक्त भाव कहलाता है। आगे देखो, सर्वोदय को समाजवाद से बेहतर अवधारणा क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन है। सर्वोदय को समाजवाद से बेहतर अवधारणा, व्यापक अवधारणा क्यों माना जाता है? अब देखो, सिंपल सी बात है। सर्वोदय में क्या कहते हैं? सर्वोदय अपने आप में अध्यात्मवाद को भी क्या कर देता है? शामिल करता है। मतलब समाजवाद तो है ही, साथ साथ अध्यात्मवाद होगा, सभी का एक साथ विकास की बात करेगा, सभी के एक साथ आध्यात्मिक कल्याण की भी बात करता है सर्वोदय। आगे देखिए, गीता के अनुसार स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का मतलब क्या हो गया? स्वधर्म से तात्पर्य क्या हो जाएगा? व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो स्वधर्म के अंतर्गत आती है। मतलब ऐसी प्रतिभा, ऐसा कौशल तथा व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना ही क्या कहलाएगा? आपका स्वधर्म कहलाएगा। फिर आता है न्यास धारिता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप की थ्योरी। पता है आप लोगों को क्या होता है कि अमीर वर्ग जो है वो क्या होगा? हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन होकर क्या करेंगे? गरीब वर्गों का कल्याण करेंगे। ऐसी जो आर्थिक सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया है? गांधी जी ने। ऐसे आर्थिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसको गांधी जी ने प्रतिपादित किया है। तो गांधी जी का आना चाहिए। अमीर वर्ग क्या करेंगे? दिल पसीजेगा, गरीबों की सहायता करेंगे, ये इसमें आता है। गांधी जी का जंतर, अच्छा ये 50 शब्दों वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। गांधी जी का जंतर द्वंद्व की स्थिति में एक अचूक उपाय है। करते हैं, स्पष्ट कैसे होगा? पहली बात तो ये कि गांधी जी का जंतर क्या है? ये एक प्रकार का परामर्श है, सलाह है। और आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, प्राचीन का जो कुछ समय पहले जो अपन की राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती थी उनमें पीछे गांधी जी का जंतर दिया हुआ होता था। तो क्या हो जाएगा? ये एक सलाह है, एक परामर्श है जो गांधी जी देते हैं, जो किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर दुविधा की स्थिति में अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। क्या कहा गया इसके माध्यम से? ये शक्तिशाली पदों पर बैठे लोग, नौकरशाह, राजनेता इत्यादि को सही निर्णय, उचित निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं? मदद कर सकता है। यह मूल रूप से कहता है कि जब कोई निर्णय कदम उठाने के बारे में संदेह हो तो किसी को यह विचार करना चाहिए कि किसी विशेष कार्रवाई का देश के गरीब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गांधी जी कहते हैं कि किसी को खुद पूछना चाहिए कि जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे गरीबों का जीवन बेहतर होगा या नहीं। ये कहलाता है आपका क्या? गांधी जी का जंतर। मतलब अगर आपको द्वंद्व की स्थिति में हो तो आप ये तय कर पाओगे कि मेरा उठाया जाने वाला कदम गरीबों का कल्याण करेगा या नहीं। उसके अनुरूप आप क्या ले सकते हो? निर्णय ले सकते हो। नैतिकता संबंधी दर्शन मानववादी नहीं बल्कि मानवतावादी है, समझाइए। अब देखते हैं एक बार क्या है। गांधी जी का जो नैतिकता का जो दर्शन है वो किसकी बात करता है? मानववादी दर्शन कैसे दर्शन होंगे? जो मनुष्य को केंद्र में रखकर व्यवहार करे, विभिन्न रचनाएं दे, विचारधाराएं प्रस्तुत करे, वो मानववादी है। और मानवतावादी मतलब क्या हो गया? मानवतावादी दृष्टिकोण में मानव प्रकृति का केंद्र न होकर प्रकृति का एक भाग मात्र होगा। प्रकृति के जो जीव जंतु हैं, प्रकृति का जो आपके और भी जो पक्ष हैं, उनके प्रति दया भाव का जो भावना है, विचारधारा है, वो आता है आपके मानवतावादी में। तो गांधी जी कहते हैं कि मानव ही नहीं अपितु प्रकृति, जीव जंतु सभी के प्रति क्या रखना चाहिए? दया भाव होना चाहिए। और जो मानववादी दृष्टिकोण है इसके कौन हो जाएंगे? मार्क्सवाद हो जाएगा, साम्यवाद हो जाएगा, ये सब मानववादी विचार हो जाएंगे। आज के प्रशासन में गीता के सिद्धांत किस प्रकार उपयोगी है? कैसे उपयोगी होगा बताइए। अब गीता के सिद्धांत आप बताते जाइए फैक्चुअल, और उनको बताते जाइए कि प्रशासन में कैसे उपयोगी होगा। जैसे गीता किसकी बात करता है? गीता मेनली एक तो बात करता है किसके बारे में? निष्काम कर्मयोग, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। और लोक संग्रह की बात करता है, संसार के कल्याण की, भलाई की बात करता है। और सामत्व की बात करता है, समत्व की बात करता है। और किसकी बात करता है? स्वधर्म का पालन, स्थित प्रज्ञ की बात करता है। ये सब वो सिद्धांत हो जाएंगे जो क्या हो जाएंगे? आज के प्रशासन में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा सकते हैं। एलैबोरेट करना है आपको। आगे देखिए,
किस प्रकार गीता प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का समन्वय है? प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या होते हैं? निवृत्ति का अर्थ होता है समस्त कार्यों से संन्यास ले लेना, और समृद्धि का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? समाज में रहते हुए कार्य करना, है ना। अब देखिए, गीता इन दोनों के बीच निष्काम कर्मयोग की भावना लेकर आती है कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत कीजिए। मतलब फल के प्रति अनासक्ति का जो त्याग है, अनासक्ति या जो भाव है आपका, उसको क्या करना है, उसको उत्पन्न करना निवृत्ति का प्रतीक है। और वहीं दूसरी ओर लोकहित को ध्यान में रखकर कर्म करते रहना प्रवृत्ति का प्रतीक है। दोनों के बीच में सेतु का काम करता है कौन? गीता। आगे देखें, विभिन्न क्षेत्रों में गांधी जी के नैतिक दर्शन की वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। अब गांधी जी के दर्शन बताते जाइए और वर्तमान में प्रासंगिकता बताते जाइए। जैसे गांधी जी किसकी बात करते हैं? गांधी जी शासन की बात करते हैं कि राम राज्य की अवधारणा जो है वो गांधी जी की अवधारणा है, शासन में उपयोगी हो सकता है, ठीक है, कल्याणकारी, जनता के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध, आज भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गांधी जी के जो विचार है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अहिंसा इत्यादि को क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। और किसकी बात करेंगे? सिविल सेवाओं में गांधी जी का उपयोग, स्थित प्रज्ञ रहकर कार्य करना, अब निष्काम कर्म योग से कार्य करना, अपने स्वधर्म का पालन करना इत्यादि आ जाएंगे। लोकतंत्र, अस्पृश्यता या अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, सामाजिक आर्थिक योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए, अंत्योदय सर्वोदय जैसी योजनाएं प्रारंभ करने के लिए, स्वच्छता, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी इत्यादि सब किसमें आ जाएंगे? आपके गांधी जी के दर्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, अच्छा, ये पार्ट पेपर 3 है बेटा बच्चों, ये आपके पॉलिटी का पेपर है। अब पॉलिटी में बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके प्रतिस्पर्धी संघवाद या प्रतियोगी संघवाद। अब प्रतिस्पर्धी संघवाद किसे कहते हैं? अच्छा, संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद एक अवधारणा है जिसमें संघ एवं राज्य परस्पर सह अस्तित्व के लिए क्या करते हैं? प्रयासरत होते हैं, है ना। अब प्रतिस्पर्धी में क्या हो जाएगा? यह विशिष्ट जो संघीय ढांचा है उसको संदर्भित करता है, जिसमें केंद्र राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है, मतलब जनता के कल्याण के लिए, एक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा की जाती है। और एक दूसरे के जो है वो क्या होगा, जिससे क्या होगा? एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा करते हैं तो केंद्र या जो संघ है वो क्या करेगा? उनका सपोर्ट करेगा, साथ साथ खुद भी एक प्रतिस्पर्धा के रूप में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा, ताकि राज्य क्या ले सके? उससे प्रेरणा लेकर कार्य कर सके। हमारा जो नीति आयोग है वो सहकारी संघवाद से ज्यादा प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रमोट करता है। आप डाल सकते हैं। उन संवैधानिक प्रावधानों निकायों का उल्लेख करें जो अंतरराज्यीय संघर्षों को हल करने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा इसमें? न्यायिक प्रणाली आ जाएगी। अब न्यायिक प्रणाली या न्यायिक तंत्र में कौन कौन आता है आपका? सर्वोच्च न्यायालय आ गया। और कौन आ जाएगा बच्चों? और कौन आ जाएगा इसमें? सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय, मेनली सर्वोच्च ही आएगा बच्चों। नेक्स्ट कौन आ जाएगा इसमें आपके? अंतरराज्यीय, और कौन आ जाएगा? अंतरराज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263। और कौन आ जाएगा? अंतरराज्यीय जल आयोग, या जल परिषद, वाटर कमीशन, वाटर काउंसिल 262 आ जाएगा। और क्या आता है इसमें? इसके अलावा आप देखेंगे तो जीएसटी परिषद आ जाएगा, और जीएसटी परिषद के अलावा क्षेत्रीय परिषदें आ जाएंगी जो इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आ रहा है। आगे देखते हैं, असम्मित और विषम संघवाद क्या है? किस संविधानविद ने भारत को सहकारी संघ कहा है? पहली बात तो यह है कि असम्मित किसे कहते हैं? ऐसा संघ जिसमें संघ का गठन करने वाली इकाइयों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय जो संसाधन हैं या वित्तीय जो शक्तियां हैं उनका असमान वितरण हो, तो ऐसा संघ क्या कहलाता है? आपका असम्मित या विषम संघवाद कहलाता है। और ग्रेनविल ऑस्टिन है जो भारत को क्या कहते हैं? सहकारी संघवाद। ये नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन भारत को सहकारी संघवाद से नवाजते हैं। उपचारात्मक याचिका किसे कहते हैं? क्या होता है क्यूरेटिव पिटीशन? उपचारात्मक याचिका से तात्पर्य जब कभी आपको दंड सुना दिया गया है, सजा सुना दी गई है, तो ये समीक्षा याचिका के माध्यम से या समीक्षा याचिका खारिज होने पर या उसके समाप्त हो जाने के बाद यह अदालतों में शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक निकाय होता है, उपाय होता है, जिसके माध्यम से
जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जिसके माध्यम से मान के चलिए आपका पक्ष नहीं सुना गया हो, या ऐसा हो सकता है कि एविडेंस जो है वो कम रह गए हो, तो अंतिम रूप से क्या देते हैं ये, अंतिम रूप से आपको, अंतिम रूप से क्या दिया जाएगा बच्चों, मौका या अवसर प्रदान करता है उपचारात्मक याचिका। कौन से केस में आया है ये अशोक, रूपा अशोक बनाम अशोक हुर्रा, मामले में इसको लाया गया है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पात्रता मानदंड, देखो भारत का नागरिक हो, आप जानते हैं इस बात को, है ना, आयु का इसमें कुछ है नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का है तो क्या होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 साल का, कम से कम 5 साल का उच्च न्यायालय में क्या हो, न्यायाधीश के रूप में अनुभव रहा हो, या 10 साल का एक या अधिक उच्च न्यायालयों में क्या हो, वकालत का अनुभव रहा हो। राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की राय में एक क्या होना चाहिए, प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ये सारी योग्यताएं आती हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। किन्हीं 4 संवैधानिक प्रावधान जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। एक तो अनुच्छेद 13 जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या देता है, शक्ति प्रदान करता है। और आ जाएंगे 32, और कौन सा आ जाएगा बच्चों, 131 जो सर्वोच्च न्यायालय को देता है, 245 जो किसको देता है, कानूनों की क्षेत्रीय समीक्षा का निर्धारण करता है। ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे देखें, न्यायिक सक्रियता हेतु उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले किन्हीं 4 अधिकार समूहों का उल्लेख कीजिए। न्यायिक सक्रियता क्या होता है, जब जुडिशरी स्वतः संज्ञान के माध्यम से या एक्टिवली प्रोएक्टिव होकर कार्य करे, इसे कहते हैं अपन क्या, न्याय सक्रियता। अब इसके लिए देखो कौन सा हो जाएगा, एक तो आ जाएगा महिला अधिकार समूह, और क्या जाएंगे, बाल अधिकार समूह, और क्या जाएगा, जन अधिकार समूह, उपभोक्ता अधिकार समूह, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उल्लिखित मूल क्षेत्राधिकार क्या है। 131 क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार की क्या देता है, मूल क्षेत्राधिकार का अधिकार देता है। अर्थात ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या मामले आएंगे बच्चों इसमें, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के साथ में कोई विवाद होगा, एक और भारत सरकार और कुछ राज्य हो, दूसरी ओर कुछ और राज्य हो, इनके मध्य का कोई विवाद होगा, या परस्पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य का जो विवाद है वो सब किसमें आता है, अनुच्छेद 131 में आता है। और यही किसमें आएंगे, आपके मूल क्षेत्राधिकार में आएंगे। अगला देखते हैं, संविधान में वर्णित उन 2 स्थितियों का उल्लेख करें जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। एक तो है अनुच्छेद 143 जिसमें क्या होगा, किसी विधि के प्रश्न पर जिसका हमको हल नहीं मिले, या फिर किस पे होगा, या फिर किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सलाह मांगता है। सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा, लेकिन इसको मानना और ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है, अर्थात बाध्यकारी नहीं होगी, डाल सकते हैं। चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015 का है, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को रद्द करने के लाया गया, जो एनजेएसी को एस्टैब्लिश करता है, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को गठित करता है, उसको समाप्त किया गया। ये कब आता है, 2015 का मामला है, आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 50 शब्दों के क्वेश्चंस हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बारे में आपको केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाई गई कोई 5 सिफारिशों का उल्लेख करना है। सबसे पहले तो आप बताएंगे सरकारी आयोग कब का है। सरकारी आयोग 1983 का है। इनकी 5 सिफारिशें आप कोई भी बता सकते हैं, जैसे कराधान की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, कर लगाने की शक्ति किसके पास हो, संसद के पास, जबकि अन्य शक्तियों को संवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए। दूसरा, राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए, है ना, आर्टिकल 200 की बात कर रहा है। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए और संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा,
राज्यपाल समान राज्य का नहीं होना चाहिए, अन्य राज्य का होना चाहिए, वो सब इसके हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर उत्पन्न होने वाले तनाव के संभावित क्षेत्रों का उल्लेख करो। कोई भी 5 क्षेत्र बताने हैं जहां पर तनाव हो सकता है केंद्र और राज्य के बीच में। जैसे क्या क्या आ जाएगा बच्चों इसमें, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदच्युति, पद से हटाना, राज्यपाल मुख्य है। और क्या आ जाएगा इसमें, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करना या केंद्रीय बलों की तैनाती। आपस सुना होगा आप लोगों ने, है ना, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और क्या जाता है, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन जो केंद्र सरकार करता है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति को आरक्षित करने का प्रावधान अनुच्छेद 200 में आता है। और क्या जाएगा बच्चों इसमें, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, सीबीआई आ गया, ईडी आ गया, ये सब आ गया, इसमें डाल देंगे। किन्हीं 5 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। देखो, एक तो इनकी नियुक्ति की रीति, कौन करता है नियुक्त, कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। दूसरा क्या जाएगा, दूसरा कार्यकाल की सुरक्षा, मतलब पद पर रहते हुए कितने समय तक रहेंगे। अगर केंद्र सुप्रीम कोर्ट है तो 65 वर्ष तक, और हाई कोर्ट है तो 62 वर्ष तक रहेंगे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत पर रोक लगा दी जाती है। और क्या हो जाएगा, वकालत पर रोक होगी। इसके अलावा क्या हो जाएगा, निश्चित सेवा शर्तें हैं, निश्चित सेवा शर्तें हैं जिनका पालन जो है वो किया जाता है। जैसे कार्यकाल के दौरान इनका जो लाभ है, वेतन भत्ते हैं, वो कम नहीं किए जाएंगे, बढ़ाए जा सकते हैं। संचित निधि से व्यय का प्रावधान है, अर्थात इसमें कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई भी मतदान नहीं होगा। ये सब किस में आ जाएगा आपका, ये सब किस में आ जाएंगे आपके, ये सब निष्पक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान हैं। आगे देखो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिरेक का रूप नहीं ले। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के इस कथन की अभिव्यक्ति स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इसको समझाते हुए स्टार्ट कर सकते हैं कि न्यायिक अतिरेक और सक्रियता में क्या अंतर है। न्यायिक अतिरेक जो है वो क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां कोई न्यायपालिका या अदालत, न्यायिक निकाय अपने कानूनी अधिकार का या अपने कानूनी क्षेत्राधिकार से आगे निकलकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई निर्णय या फैसला सुनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा था कि सरकारी सेवा के जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं, मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, उनके बच्चे किस में पढ़ेंगे, सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। तो ये किस में आ जाएगा, आपके न्यायिक अतिरेक के अंतर्गत आ जाएगा। अब बताइए, ठीक है, आप उसमें एग्जाम्पल डालना है और फिर आपको क्या बताना है, इसको बैलेंस करके बताना है कि नहीं, बेटर जो है वो न्यायिक सक्रियता आवश्यक है, लेकिन न्यायिक सक्रियता को अतिरेक का रूप नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से एक्सप्लेन करना था। आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित कीजिए। क्या होता है पुनर्विलोकन? ऐसा देखिए, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अगर आप पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकारों से असंगत किसी भी विधि को क्या किया जाता है, उनका अवलोकन किया जाएगा। किसके माध्यम से? मौलिक अधिकारों से असंगत किसी विधि का अवलोकन किया जाता है। किसके माध्यम से? कौन करेगा अवलोकन बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट्स के द्वारा। और यदि कोई ऐसी विधि है जो इनसे असंगत होगी तो उसको विधि शून्य घोषित कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। अब इसके महत्व के बारे में अगर बात करें तो लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन को बनाए रखती है। न्यायपालिका को लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों का न्यासी बनाती है। हाँ, भारत में न केवल एक संविधान बल्कि संवैधानिकवाद भी है, और इन सबको संरक्षित करने का कार्य कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसमें विधायिका के मनमाने आचरण पर नियंत्रण लगाया जाता है। निरंकुश जो आचरण है उस पर नियंत्रण लगाया जाता है, और इसके माध्यम से न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। ये सारे बिंदु आपके इसमें आ सकते थे। तो आई होप आपको ये आज मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही देते रहें, ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहें, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।